नमस्कार, न्यूज़ आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम विभिन्न क्षेत्रों में आगे आए हुए महिलाओं से आपको रूबरू कराते हैं, मुलाकात करा रहे हैं। और उसी क्रम में आज पुलिस विभाग में टीआई के पद पर कार्यरत निरूपा पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। जैसे कि देखा जाता है कि पुलिस को बहुत पहले पुलिस से लोग डरते थे, भागते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा। पुरुष का वर्चस्व रहा इसमें। उसके बाद से अब महिलाएं आगे आ रही हैं और आप उसका जीता जागता एक कह सकते हैं कि उदाहरण है। इससे पहले कि हम आप के बारे में, आपके शिक्षा के बारे में, आपके परिवार के बारे में कुछ जानकारी लें, उससे पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये पुलिस में आने की बात आपके ज़हन में सबसे पहले कब आई और क्यों? एक्चुअली जो मेरा बचपन से सपना था न्यायिक सेवा में जाने का था कि लोगों को न्याय दिलाना है। मुख्य जो मेरी भावना थी, लोगों को न्याय दिलाना है। उसके लिए मैंने सिविल जज की तैयारी करी, एलएलबी की, उसके बाद सिविल जज की तैयारी करी। उसी तैयारी के दौरान पुलिसिंग का एग्जाम आया। तो एक बारी एक तो रिलेटिव्स थे परिचित के, उन्होंने कहा कि पुलिस में ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा पुलिस में ट्राई क्यों करना, मुझे न्यायिक फील्ड में जाना है। बट फिर मैंने खुद से सोचा कि न्यायिक फील्ड मतलब मुझे न्यायिक सेवा में जाना है, तो पुलिस और न्यायिक सिविल जज दोनों अपने अपने स्तर पे न्याय प्रदान करने का काम कर सकते हैं। पुलिस अपने स्तर पे कर सकती है और सिविल जज स्तर पे तो न्याय प्रदान किया ही जाता है। तो उस रूप में पुलिस महती भूमिका निभा सकती है। तो उस समय वैकेंसी आई थी, हमने उसमें अप्लाई किया और सिलेक्शन हो गया। पुलिसिंग में आने के बाद मुझे क्लियरली लगा कि शायद ये सेवा लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों की मदद के लिए सबसे अच्छी सेवा है। इसलिए पुलिसिंग इज द बेस्ट। जी, जैसा कि अभी शिक्षा की आपने बात की, तो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और आपके बचपन में चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आप तो गांव से हैं। जी। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? गांव में हुई, शहर में हुई, किस तरह से हुई? जी, हमारी प्रारंभिक शिक्षा तो कह देंगे कि गांव में हुई। 5वीं तक की शिक्षा हमारी गांव में हुई। उसके पश्चात पिताजी का हमारे बिल्कुल सपना था कि हमारे बच्चे पढ़ें और कुछ करें, समाज के लिए करें, परिवार के लिए करें, देश के लिए करें। तो पिताजी और माताजी की भावनाओं के अनुसार पिताजी ने कहा कि बच्चों को शहर ले चलते हैं। गांव में उस समय स्कूल में जो शिक्षक थे उनकी उपलब्धता नहीं थी और भी बहुत समस्याएं थी। तो शहर लेके आए और वहां रीवा में फिर हम लोगों की पढ़ाई के लिए पिताजी ने एडमिशन कराया। और उसके पश्चात फिर लगातार फ्री हैंड कि आपको जो पढ़ाई करनी है उसके लिए आपको कोई समस्या नहीं है। आपको जो भी अध्ययन, जो भी विषय चुनना है, जिस तरीके से चाहिए वो आप करिए और पढ़ाई कीजिए। तो फिर हम शहर की ओर उन्मुख हुए और फिर हम लोगों ने पढ़ाई चालू की। जी, तो इस तरह से आपकी शिक्षा दीक्षा गांव से शुरू हुई और शहर में आपकी शिक्षा, ज़्यादातर शिक्षा शहर में हुई है 5वीं के बाद से। अक्सर देखा गया है कि अब आप टीआई के पद पे कार्यरत हैं। जी। तो ऐसे में अक्सर देखा गया है कि गांव से कुछ जो समस्याएं आती हैं, तो आप गांव में तो बचपन में रही हैं, कुछ ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाया होगा, शहर को ज़्यादा आपने महसूस किया है, देखा है। तो अगर गांव से कोई समस्या आती है, किसी परिवार से संबंधित समस्याएं आती हैं, तो उसको किस तरह से हल करती हैं, किस तरह से देखती हैं आप? भारत वैसे गांव का ही देश है। भले हम आज शहर में पहुंच गए हैं, पर जुड़ाव हमारा आज भी गांव की ओर है। लोगों को शांति चाहिए होती है तो लोग गांव जाते हैं, क्योंकि जो
गांव की मिट्टी है, जो गांव का माहौल है, वातावरण है, वो आपके अंदर इस तरीके से घर कर गया होता है। और जब आप बचपन से वो चीजें देखते हैं, भले वो आपने शुरू में 5 साल 10 साल देखी होंगी, लेकिन जब जो आपकी याद में, जो आपके दिमाग में वो छाप होती है गांव की, गांव के लोगों की, उस माहौल की, उस हरियाली की, उस शांति की, जानवरों की, तो वो सारी जो आपके अंदर स्थापित होती है भावनाएं, जो सोच, वो सोच आपको उसी स्तर पे रखती है। मतलब आप गांव की चीजों को भूल नहीं सकते हो। तो जो शुरू में हम गांव में रहे, वहां शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, लोगों के बीच रहे, अपने रिश्तेदारों के बीच रहे, गांव के लोगों से मिलते जुलते थे, तो वो चीज आज भी ऐसा नहीं कि उसे हम भूल चुके हैं शहर में आने के बाद। अभी भी हम बेसिकली गांव से जुड़े हुए हैं, गांव के लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, अपने रिश्तेदार हो या थाने पे ऐसे कई लोग आते हैं कंप्लेनेंट, जो बहुत ही गांव से या बैकवर्ड एरिया से आए हुए, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। तो हमें भी उनके स्तर पे जाके, कि हमें बिल्कुल शुरू से, यदि वो का से शुरू कर रहे हैं तो हम उनकी चीजें का से सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसी तरीके से कई बार उनकी भाषा आसान में नहीं होती, तो हम संबंधित व्यक्ति को बुलाते हैं कि जो उस भाषा को समझ सके, या हम ही धीरे धीरे उस चीज को समझ सकें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, किस बात से व्यथित होके आए हैं, किस समस्या से हैं, हमें इनको छुटकारा कैसे दिलाना है, उस समस्या से निजात कैसे दिलानी है। इसके लिए हम बेसिकली उनको सुनते हैं, समझते हैं, और जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। जी, जैसे कि पति पत्नी की कुछ समस्याएं आ जाती हैं, और वो बढ़ करके, इतना बढ़ करके आ जाती हैं कि वो आकर के थाने तक पहुंच जाती हैं। और जब थाने तक पहुंचती हैं तो उसको आप किस तरह से जज करती हैं? कभी कभी देखिए, अधिकांश मामलों में तो महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, ऐसा माना जाता है कि अधिकांश मामलों में, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, अभी पूरी तरह से बदला नहीं है। तो अधिकांश मामलों में महिला पीड़ित होती हैं, लेकिन कभी कभी पुरुष भी पीड़ित होते हैं। तो उसका अंदाजा आप कैसे लगा पाती हैं कि नहीं, इस मामले में ऐसा नहीं है, कहीं ये मामला कुछ अलग तरीके का है? कई बार ऐसे मैटर्स आते हैं जब पति पत्नी आए, सभी दोनों ही अपनी समस्याएं बताते हैं। प्राथमिक तौर पे तो ऐसा लगता है कि जेन्युइन है महिला, पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जो सच में जो समस्या है वो महिला की तरफ से ज्यादा है, मतलब महिलाएं ज्यादा क्रिएट कर रही हैं, कुछ मैटर्स पे देखा गया है। तो उन मैटर्स पे हम कोशिश करते हैं कि हम पति पत्नी की बातें, नॉर्मली तो हम दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं, 2 घंटे 4 घंटे उनको काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं। कई बार चीजें पैचअप होके जाती हैं, साथ में अच्छे से वो जाते हैं, घर में खुशहाल रहते हैं। कई बार चीजें ऐसी आती हैं कि पुरुष रियल में प्रताड़ित होता है, तो ऐसे मैटर्स पे हम उसको उस तरीके से कि वो समस्याएं कहाँ पे हैं, पत्नी की ओर से क्या समस्या आ रही है, पुरुष की ओर से क्या समस्या आ रही है, पति पत्नी की ओर से, तो हम पत्नी को फिर अलग से काउंसलिंग करते हैं कि आपके पति की तरफ से जो ये चीजें कही गई हैं और इसे हमने तस्दीक किया है, तो हमने पाया है कि ये समस्याएं जो हैं वो आपके द्वारा क्रिएट की जा रही हैं, तो आप इनको नियंत्रित करेंगी तो ही आप अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ खुशहाल रह पाएंगी। इस तरीके से कई बारी चीजें महिलाओं को समझ में आती हैं, उस चीज को एहसास करती हैं कि हाँ सच में ऐसा सही बताया गया है, ये शायद मेरी ही गलती है। तो बस गलती का एहसास कराना होता है। महिला की गलती है तो हमें उसको एहसास कराना, तो कि आपको यहाँ पे ये गलती है, आप उसको एहसास कीजिए, उसको सुधारिए और भविष्य में ये चीजें ना करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे हमें पति को भी यही समझाना होता है उसकी गलती पे, और कई बार चीजें सफल होती हैं, दोनों खुशी खुशी घर जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं आपके पास आती हैं, और इसी से जुड़ी हुई हम थोड़ा सा और व्यक्तिगत प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं कि इसी तरह की समस्याएं कुछ सुलझाते सुलझाते क्या आपके मन में ऐसा विचार आ गया कि हम शादी नहीं करेंगे इस तरह की? नहीं, एक्चुअली पुलिस में तो मैं भी 13 साल हो गए हालांकि मुझे, बट मेरा बचपन से जो एक ड्रीम था कि मुझे लोगों के लिए करना है। न्यायिक सेवा में जाने का मेरा उद्देश्य ये था कि लोगों को न्याय दिलाना है, मतलब अधिक से अधिक लोगों के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ऐसे ना फिल्मी डायलॉग टाइप की लाइन लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल मेरी भावना है, मेरा सपना है कि मुझे अधिक से अधिक लोगों के लिए कार्य करना है। तो क्या होता है कि चूंकि हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और हर व्यक्ति का प्रथम दायित्व अपना परिवार होता है। तो जब आप शादी कर लेते हो या आपकी पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत फैमिली हो जाती है, परिवार हो जाता है, तो आपको उसके प्रति मुख्य दायित्व निभाना होता है। अब
बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें लोग अपना शादी के बाद भी दायित्व पूर्ण कर पा रहे हैं और समाज के लिए भी। पर मेरा जो मन है या मेरा जो दिमाग कहता है कि शायद मैं वो संपूर्णता समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो उपेक्षित हैं, जो असहाय हैं, निर्बल हैं, उनके लिए पूर्णता नहीं दे पाऊंगी। और मुझे कोई काम पूर्णता के साथ करना ही पसंद है, इसलिए मैंने विचार किया कि ना किया जाए बेहतर है। ना किया जाए बेहतर है, यानी कि जैसे कि योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जी, और कुछ हद तक कुछ वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लेकिन कुछ हद तक मोदी जी भी हैं। जी बिल्कुल सही है। लेकिन शादी ना करने की ये जो आपका विचार है और जो आपने उसके पक्ष में तर्क दिया है कि हम पूर्णतः नहीं कर पाएंगे, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? गांधी जी भी तो शादीशुदा थे, उन्होंने तो देश आजाद करा दिया, तो समस्याएं तो हल, पूरी समस्या। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फिर परिवार थोड़ा उपेक्षित हो जाता है। यदि आप समाज को दोगे तो आपका परिवार कहीं ना कहीं उपेक्षित होगा। तो आप जो संस्कार, जो समर्पण, जो शिक्षा दीक्षा या जो भी बैलेंस है, वो आपकी पारिवारिक लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं होता है, कई लोग फील्ड में कर रहे हैं अच्छा, महिलाएं कई बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारे कई वरिष्ठ अधिकारी हैं, साथ में अधीनस्थ भी हैं, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं फैमिली के साथ। पर मेरा व्यक्तिगत जो विचार है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे मन में परिवार के लिए ज्यादा है इसने, मतलब मुझे लगता है, तो मैं कहीं ना कहीं हो सकता है कमजोर पड़ जाऊं, इसलिए। अच्छा, और इस पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए कौन कौन सी विशेष रूप से कठिनाइयां सामने आती हैं जिनको आप चुनौती के रूप में ही लेती होंगी, ऐसा तो मुझे लगता है, और उसे हल भी करती होंगी। तो कौन कौन सी वो कठिनाइयां शब्द प्रयोग करना उचित नहीं है आपके लिए, मुझे लगता है, लेकिन ये ऐसे विषय कई आते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे कई विषय आते हैं। कठिनाइयां तो पुलिस में हर एक मैटर नया होता है, हर एक विषय, हर एक अपराध, हर एक सूचना, हर एक पीड़ित के लिए जो मैटर हमारे पास आता है वो अलग अलग होता है। तो सब में ही चुनौतियां माने तो चुनौतियां ही हैं कि हमें उसको किस तरीके से सुलझाना है। अपराध आता है, ऐसे व्यक्ति जो पहली बार अपराध करते हैं, उनके उस स्तर, उस स्थिति में हमें अलग तरीके से टैकल करना पड़ता है। कई बारी ऐसे गुंडे आते हैं जो जिनको अपराध करना बहुत सहज लगता है, उनके लिए जब हम उनके खिलाफ चीजें करते हैं तो उनके प्रति एक जो भय का माहौल है, उनके प्रति थोड़ा सा बनाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भय बिन प्रीति न होए गोसाई। मतलब यदि हमें जनता में असामाजिक तत्वों को और गुंडों को शांत करना है, जनता को, सामान्य जनता को अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए एक माहौल बनाना है, तो इसके लिए हमें ऐसे असामाजिक लोगों को, ऐसे अपराधियों को जो टैकल करना होता है, उसके लिए कुछ तरीके अलग होते हैं। उनके खिलाफ जो भी कठिनाइयां, चुनौतियां आती हैं, वो मेनली होती हैं। बट वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से हम लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है, जिससे हम लोग उनको टैकल कर पाते हैं। और समाज के, जनता के बीच में जो गुंडों के प्रति भय व्याप्त होता है, वो अलग हट जाता है, उस भय को हम अलग कर पाते हैं। और पारिवारिक मामलों में भी अलग अलग चुनौतियां होती हैं, तो उनको में 2 घंटे 4 घंटे काउंसलिंग का एक अलग मुद्दा होता है। महिला संबंधी अपराधों में, बच्चों के अपराधों में, किशोर नाबालिग जो आजकल अपराध कर रहे हैं, हमें उनको CWC के पास तो भेजना ही होता है। उसके पहले हम लोगों को खुद को काउंसलिंग करना पड़ता है कि उन बच्चों को हम कैसे अपराध से अलग करें, क्योंकि बच्चे अभी तो जब तक किशोर वय हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही वो किशोर वय के बाद 18 पूर्ण करते हैं तो फिर एक प्रॉपर अपराधी की तरह उनसे ट्रीट किया जाता है। तो हम प्रयास ये करते हैं कि जब तक बच्चे अपराधी नहीं कहलाते या किशोर वय हैं, तो उनको हम समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अपने स्तर पे पूर्ण प्रयास करते हैं। समय समय पे मीटिंग्स लेते हैं, मोहल्लों में जाके बच्चों को समझाते हैं, बच्चियों को समझाते हैं। तो इसलिए चुनौतियां आती रहती हैं और उनका कभी कुछ ऐसा होता है कि जैसे गुंडे, मवाली, असामाजिक तत्व जैसे लोगों को आपने गिरफ्तार करके, जैसे फिल्मों में ऐसा देखा जाता है कि आप गिरफ्तार करके लाई और उसे छुड़ाने के लिए राजनीतिक पहुंच वाले लोग आप पहुंचे, तो इसको कैसे फेस करती हैं? क्या कभी कई बारी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट चीजें क्लियर है कि यदि वो गुंडा है और आपने कार्यवाही सही की है, आपने उसके खिलाफ जो उसको गिरफ्तार किया है, जो भी वैधानिक कार्यवाही की है, तो उसमें वरिष्ठ स्तर पे पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। और विधिक स्तर पे भी चूंकि हम सही होते हैं, पुलिस सही होती है,
तो फिर कोई भी व्यक्ति एक स्तर तक ही हस्तक्षेप कर पाता है। यदि आप सही कार्यवाही कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, तो वह हस्तक्षेप शून्य के बराबर होता है। इस चीज का अनुभव मेरा हमेशा सकारात्मक ही रहा है। मुझे ऐसा कभी प्रतीत नहीं हो कि मुझे बैकफुट पे आना पड़ेगा। जी, आप इस क्षेत्र में पुलिस के रूप में वर्दी पहन करके वास्तव में लोगों की सेवा कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वर्दी अन्य बच्चियों को भी मिले, कैसे मिले, किस तरह से, कुछ उनके लिए कुछ दो शब्द कहेंगे आप? जी जी बिल्कुल। मेरा सभी बच्चियों और इवन बच्चों को भी एक संदेश है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए महिलाओं को ज्यादा मैं संदेश दूंगी कि सभी महिलाएं या वो अभिभावक जो अपने बच्चों को वर्दी की जॉब में लाना चाहते हैं, वो बच्चों को अपने, कहते हैं ना कि मैं मेरे बच्चे को फूल जैसा रखना चाहती हूँ या रखना चाहता हूँ, बिल्कुल भी फूल जैसा ना रखें। उनको जो समाज में जो निगेटिविटी है उस चीज से दो चार कराएं, उनको बताएं कि आपको यहाँ पे ये मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपके सामने ऐसे निगेटिव लोग आएंगे, नकारात्मक लोग आएंगे, जिनसे आपको डरना नहीं है, बिल्कुल मानसिक रूप से मजबूत होकर और आपको उनका मुकाबला करना है। पढ़ाई के प्रति मोटिवेशन यही हो कि बस किसी व्यक्ति को वो बोले कि आप इनको मोटिवेशन के रूप में लोगों को बताएं, लोगों से मिलाएं। ऐसा नहीं, अभी इत्तेफाक से आज ही मैं ड्यूटी पे बैठी हुई थी, तो एक 8 साल की बच्ची हाथ पे फूल लिए हुए ऐसे जा रही थी, तो अचानक से वो मेरे पास आ गई, बोली मुझे भी ऐसा बनना है आपके जैसा, और उसने फोटो खिंचाया। उसकी माँ ने भी बोला, और माँ के चेहरे पे जो विश्वास था कि मैडम आपके जैसा मैं मेरी बच्ची को बनाऊंगी, तो बस वो विश्वास हर उस महिला, हर उस अभिभावक के चेहरे पे होना चाहिए। कई बारी बच्चे असफल भी होंगे, तो आपको उनको डिमोटिवेट नहीं करना है, उनको यही कहना कि एक बार हो गए तो क्या हुआ, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जब तक प्रयास हो सकते हैं तब तक प्रयास करने हैं, नकारात्मकता कभी नहीं लानी। और जो आपका ईमानदारी का जो स्वभाव है कि पढ़ाई किसी को कभी दिखाने के लिए मत कीजिए, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कीजिए कि आपको इस पढ़ाई के माध्यम से कुछ बनना है। कुछ लोग होते हैं कि दिखाने के लिए पढ़ने बैठ गए, नहीं, आपको दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, आपको पढ़ाई में भी ईमानदारी रखनी है, हर कार्य में ईमानदारी रखनी चाहिए। जब आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करोगे, मेहनत से करोगे और उस चीज को आत्मसात करोगे कि मुझे मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए ये कार्य करना है, इस फील्ड में जाना है, ना केवल वर्दी की, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं, तो उसके लिए बस एकाग्रता से और बिना निराश हुए प्रयास करते ही रहना है और मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं मेहनत नहीं कर सकती, मेहनत भी लगातार, क्योंकि वर्दी की जॉब या आर्मी हो, पुलिस हो, ऐसी जॉब्स में आपको फील्ड वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो मेहनत हमेशा करते रहें और इसकी आदत हमेशा बनाए रखें। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे स्टूडियो आने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती, हर क्षेत्र में आगे हैं, पुरुषों से कंधा मिला करके चल रही हैं। बस जरूरत है एक प्रण की, एक प्रतिज्ञा की कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।